नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा धनंजय सिंह की निलंबित कर दी है। जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच का ये फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है और 7 साल की सजा जो उनको हुई थी उसे भी हाईकोर्ट ने कर दिया है निलंबित। लेकिन खास बात यह है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोष सिद्धि के लिए उन्हें अपील करनी होगी। दरअसल अपहरण और रंगदारी का यह पूरा मामला था जिसमें 7 साल की सजा सुनाई गई थी धनंजय सिंह को। तो थोड़ी राहत थोड़ी आफत लेकर आया है धनंजय सिंह पर हाईकोर्ट का यह फैसला। 7 साल की सजा निलंबित हुई है। सजा पर रोक नहीं लगी है, जमानत मिली है। जेल से बाहर आएंगे और फिर सजा बहाल हो सकती है। यानी कुल मिलाकर धनंजय सिंह के लिए यह बड़ी राहत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी वो फिलहाल जौनपुर की जेल में बंद थे। पता यह चला कि वो चुनाव प्रचार में जेल में रहते कई ऐसी चीजें कर रहे हैं जिस पर आपत्ति जताई गई। उन्हें बरेली जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वो पत्नी के लिए प्रचार कर पाएंगे। हालांकि चुनाव अभी भी लड़ नहीं सकेंगे धनंजय सिंह। और वहीं अपडेट यह भी है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे धनंजय सिंह। दोष सिद्धि से राहत न मिलने पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। धनंजय सिंह के वकील शिव प्रताप ने दी है जानकारी। तो देखिए, धनंजय सिंह की अब अगली तैयारी है। दोष सिद्धि से राहत ना मिलने पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे धनंजय सिंह। और इस बात की जानकारी खुद धनंजय सिंह के वकील शिव प्रताप ने दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट हासिल करते हैं। पंकज जी, धनंजय सिंह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोष सिद्धि के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद रखते हैं। उनके वकील ने खुद जानकारी दी है। अब आगे क्या, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, वो 2 तरीके के राहत चाहते थे। दो तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो उन्होंने अपील की थी, एक तो पहला कि उनको जमानत मिल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ जाए, और दूसरी कि उनकी सज़ा पर रोक लग जाए जो 7 साल की उनको सज़ा मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सज़ा पर कोई रोक नहीं लगाई है, जमानत दे दी है। अभी वो बरेली जेल उनको ट्रांसफ़र किया गया, उसके रास्ते में है, तो उनको छूट तो मिल जाएगी। जेल से बाहर निकल जाएंगे, अपनी पत्नी श्रीकला के लिए वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके वकील चाहते हैं कि तब तक उनकी जो 7 साल की सज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए ताकि वो चुनाव भी लड़ सके, जैसा अफजाल अंसारी के मामले में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा उनके वकील ने जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। तो देखिए, धनंजय सिंह से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि वो चुनाव तो नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन अपनी पत्नी जो कि इस बार जौनपुर से चुनाव लड़ रही है उनके लिए प्रचार जरूर करेंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। और संदेश खाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख के करीबी अबू तालिब के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। पूरी खबर देखिए। विदेशी पिस्टल, देसी रिवॉल्वर, कारतूस और देसी बम। सीबीआई ने हथियारों का ये जखीरा संदेश खाली से बरामद किया है। अबू तालिब मुल्ला की इसी घर से फायर आर्म्स बरामद किया सीबीआई ने। जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद ही सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम जब इस घर में पहुंची तो हथियारों का जखीरा देखकर दंग रह गई। सीबीआई को अबू तालिब के घर से 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 कोल्ट रिवॉल्वर, 348 कारतूस और कई देसी बम मिले हैं। जो चटाई है वो हटाया जाए तो उसके अंदर जो दिखेगा वो उसमें फ्लोरिंग किया गया है, वहीं पे डिग करके वो सब आर्म्स बरामद हुआ है। अबू तालिब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेश खाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। दावा किया जा रहा है कि हथियार पहले शाहजहां शेख के घर पर छिपाए गए थे। ईडी के शिकंजे के बाद इन हथियारों को शाहजहां शेख के घर से हटाकर अबू तालिब के घर पर छिपाए गए थे। और वहीं संदेश खाली से हथियारों का जखीरा मिलने के बाद बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को सीएम रहने का हक नहीं है।
देखिए, संदेशखाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहाँ पे आया, उसके बाद ये आर्म्स, और याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज़्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेशखाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है? দেখবেন চাইনিজ মেড, এরা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে শাহজাহান ঢুকিয়েছে এবং এই অস্ত্র শুধু ওখানে নয়, আপনি আয়ুব গাজীর কাছেও পাবেন মিনাখাতে, আপনি রাজা গাজীর কাছেও পাবেন বাসন্তীতে, শকত মোল্লার জীবনতলার ওখানেও পাবেন, হলতাতে গেলে জাহাঙ্গীরের কাছেও পাবেন। কমপ্লিটলি অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স এবং এই অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স প্যাট্রোনাইজ অ্যান্ড শেল্টার বাই দি মমতা ব্যানার্জি, চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के बल पर ममता बनर्जी अपनी सरकार चला रही है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में एक खास वर्ग को तरजीह देने की वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर दी है कि जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है, वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही। इतने हथियार मिलते हैं, ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। और ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोंट रही है। वहीं टीएमसी इसे विरोधियों की राजनीतिक साजिश बता रही है और सीबीआई जांच पर सवाल भी उठा रही है। ममता सरकार ने संदेशखाली जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधियों ने ऐसी साजिश रची होगी। ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। पुलिस को तो ये आर्म्स का कलर देखना ड्यूटी नहीं है। अगर किसी कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पर कोई रखा है वो आर्म्स, वो तो पुलिस को देखना चाहिए था। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी पार्टी कार्यालय पर दावा करते हुए आमने सामने। एक ऐसा ही मामला खड़गपुर में सामने आया है जिसके बाद हंगामा बरपा है। पश्चिम बंगाल में एक और जहां संदेशखाली का मुद्दा गर्म, तो वही पाला बदलने वाले नेताओं के ऑफिस पर कब्जा करने को लेकर भी बवाल मचा है। खड़गपुर के वार्ड नंबर 32 से मुकेश हुमने बीजेपी की टिकट से पार्षद बने थे। इसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन बीती रात फिर बीजेपी में आ गए। अब टीएमसी दावा कर रही कि पार्टी कार्यालय पर उनका हक है। इस ऐलान के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई। कल 32 नंबर वार्ड में हम लोग का जो कार्यालय था टीएमसी का, वो बीजेपी वाले दखल किए थे कि उस वार्ड का जो काउंसिलर कल ज्वाइन किए हैं बीजेपी में, तो हम लोग कल गए थे अपना ऑफिस, हम लोग फिर से उद्धार किए हैं। और बीजेपी जो राजनीति करना चाह रहे खड़गपुर में दादागिरी का, वो हम लोग करने नहीं देंगे। बीजेपी नेता अग्निमिता पॉल ने टीएमसी पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। वहाँ का जो टीएमसी नेता कर्मी लोग रात को सब कोई आ गया, घेराव कर लिए, तोड़फोड़ किए और बोले कि ये पार्टी ऑफिस हम लोग भाजपा का नहीं करने देंगे। फिलहाल मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने इस कार्यालय पर ताला जड़ दिया है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।
और एक बड़ी खबर है अमेठी को लेकर, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। 1 मई या 3 मई को अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर लग सकती है फाइनल मुहर। देखिए, अमेठी को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि आज इस पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गांधी परिवार के लिए बेहद खास अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर आज अंतिम मुहर लगने के आसार है। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसमें अमेठी रायबरेली सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठकों में यूपी की सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। अमेठी रायबरेली का फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा गया है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद ही कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। आज सीसी की बैठक में गुड़गांव लोकसभा सीट प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों से खबर है कि गुड़गांव से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया जाना करीब करीब तय है। हालांकि इस सीट से लालू यादव अपने संबंधी कैप्टन अजय यादव को टिकट दिलाने के लिए जोर लगाए हैं। इसलिए कांग्रेस ने लालू का दिल रखने के लिए अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। अब कांग्रेस महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह को टिकट दिए जाने के बाद ये कहकर राज बब्बर को टिकट देने की बात कह देगी कि एक बेल्ट में 2 यादव उम्मीदवार संभव नहीं है। और इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आ जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर कहा है कि देश की पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। कि पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वाड्रा ने यह भी दावा किया है कि 2 चरणों में संपन्न हुए मतदान में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया है और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां चलते हैं। होता है तो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला। तो उसका हमने 3 पार्टियां मिलकर जब आघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर ही कैंडिडेट को भी सेटल करना पड़ता है। हो सकता है नेक्स्ट उनको देखा जाएगा उनके बारे में। एक ठीक है, वही क्वेश्चन मैं बोलूंगा। देखो, वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए। जनता कहाँ पूछती है वहाँ लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना। तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूँगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये तो दे दिया ना जवाब, दे दिया। इसका बोला सर, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ जवाब दे दिए मैंने। नहीं, जो कैंडिडेट हमारा आने वाला है, बी फॉर मैं साइन करता हूँ, ए फॉर मैं साइन करता हूँ। उस वक्त हमारी जो इलेक्शन कमेटी है
उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर है तो अध्यक्ष वो आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। थैंक यू। तो गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड पर ही फैसला लिया जाता है और जनता की ये मांग थी कि वायनाड से राहुल गांधी फिर चुनाव लड़ें, इसलिए वो वायनाड गए और कांग्रेस पार्टी में जनता की डिमांड को देखते हुए ही कैंडिडेट्स पर फैसला लिया जाता है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। वलसाड़ में प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला, पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। ये रिपोर्ट कार्ड का टाइम है, प्रियंका गांधी ने कहा है। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में शुरू किया चुनाव प्रचार। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने रोड शो के दौरान बीजेपी पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। पहले चरण से इनका पत्ता साफ होना शुरू हो गया है। जो ये हवा चल के आ रही है पश्चिम से, ये सीधी जा रही है सफाया करते हुए और इसलिए भी जनता इनका सफाया कर रही है क्योंकि बीजेपी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनके झूठे वादे निकले। न किसान की आय दोगुनी, हमें बताओ कोई किसान भाई जिसकी आय दोगुनी हो गई हो 10 साल में, बता दो आप। अभी गेहूं खरीदा होगा बाजार में, कहीं सरकार खरीदी नहीं हुई, कहीं सरकारी खरीद नहीं हुई और लागत के हिसाब से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला आपको। मिला गया लागत के हिसाब से आपको, और लागत के हिसाब से नहीं दे पाई सरकार। इसी तरह हम आपसे बहुत सी और बातें कर सकते हैं। दिल्ली और पंजाब से आने वाले सिख समुदाय के 1500 से ज्यादा लोग आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उनको पार्टी में शामिल कराया गया। इस मौके पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग, पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। हमारे सिख भाइयों ने किस तरीके से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए बलिदान हुए, कौम की खातिर सबको आगे बढ़ाने की दृष्टि से देश को जितने भी आक्रमण हुए उस सारे आक्रमणों पर उनको मुंह तोड़ जवाब देना और विजय हासिल करने में सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े तरीके से उन्होंने इस काम को आगे किया है। ऐसे सिख कौम के हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, यह हमारे लिए गौरव की बात भी है, खुशी की बात भी है। और मैं ये मानता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके माध्यम से हम देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। आपके शामिल होने से हम इस काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं।
और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। मेयर चुनाव टालने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें देखिए, कार्यकर्ताओं ने यहां पर धरना दिया है। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, प्रदर्शन की, धरने की, और फिर उसके बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया पुलिस ने, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेयर चुनाव टाला गया है और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है, धरना दिया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इस वक्त मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में छोटी छोटी तख्तियां हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के नारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पे दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और मेयर चुनाव टल गया है, और यही वजह है कि इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। 26 अप्रैल को दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था और इस बार जो है रिजर्व कैटेगरी के मेयर बनने थे, और उस दिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पे दिल्ली के एलजी ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की और इस वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ सड़क पे उतरे हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है और बीजेपी दलित विरोधी है। जर्नलिस्ट मनीष के साथ सुमंत कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। एक बड़ी खबर मिल रही है, ईडी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का जवाब। ईडी के 4 गवाहों का संबंध बीजेपी से है। केजरीवाल का कहना है बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाए हैं। और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुट गई है। इस बार चुनाव में पार्टी ने प्रचार का अलग तरीका अपनाया है। वो जहां भी जा रहे हैं, जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसमें जेल का जवाब वोट से देने का संदेश दिया गया था। अब पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर इसी संदेश के साथ उतर रहे हैं। आज दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो फुटओवर ब्रिज पर कार्यकर्ता जुटे और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार भी पहुंचे। कुलदीप सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया। आज ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो दिल्ली के लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर लक्ष्मीनगर फुटओवर ब्रिज पे, हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है और हम ये बताना चाहते हैं कि जेल का जवाब दिल्ली के लोग वोट से देने को तैयार हैं और 25 मई को जेल का जवाब वोट से देंगे। आम आदमी पार्टी ने इसको अपना नारा बना लिया है चुनावी कैंपेन का, जेल का जवाब। सारा खेल रचा क्यों गया था? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, दिल्ली के लोग दिल्ली में उनके कैंडिडेट हार जाएंगे। लेकिन आज दिल्ली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोग प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के दिल का चुनाव है और जो चुनाव दिल का होता है, लोगों का होता है, वो जनता जीतती है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक महिला की हत्या के बाद हंगामा मचा है। इस मामले ने अब सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के महिंद्रा पार्क इलाके में महिला की गोली मारकर हुई हत्या के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस अब इनके रूट को समझने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को 3 लोगों ने पीड़िता की मां के घर में घुसकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी पीड़िता को परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर परिजनों ने बेटी को हॉस्टल भेज दिया था, जिससे नाराज आरोपी ने मां की हत्या कर दी। मामला 2 समुदाय से जुड़े होने की वजह से अब घटना के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता सुरेंद्र आज पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे और आरोप लगाया कि इस तरह की घटना के पीछे बड़ी साजिश है। पूरी दिल्ली में अगर मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं तो 1 साल में लगभग 10 हत्याएं इस प्रकार की हुई हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार का जिहादी आक्रमण है। तो दिल्ली को जिहादी आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश काम करेगा।
और हत्या की इस घटना के बाद आज जहांगीरपुरी में हालात कैसे हैं, TV9 संवाददाता विवेक शर्मा ने मौके का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि जहांगीरपुर इलाके के जे ब्लॉक के अंदर एक महिला को उसी के घर के अंदर गोली मार दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जहांगीरपुर इलाके के जे ब्लॉक की इस गली के अंदर पहुंची, जहां पर एक घर के अंदर महिला की हत्या की गई थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता लगा कि एक नाबालिग शख्स अपने 2 साथियों के साथ आया था, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने और तफ्तीश की तो पता लगा कि नाबालिग जो शख्स है उसका अफेयर मृतक की लड़की के साथ चल रहा था, जिससे नाराज होकर परिवार वालों ने अपनी लड़की को हॉस्टल में भेज दिया था। इससे आरोपी लगातार नाराज चल रहा था और कल दोपहर यहां पर मृतक के घर पर वो पहुंचा था, जहां पर उसने महिला से उनकी लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और पूछा कि आखिरकार उन्होंने अपनी लड़की को कहां भेजा है। जब जवाब नहीं मिला तो नाबालिग आरोपी ने महिला को गोली मार दी और इसके बाद अपने 2 साथियों के साथ वो मौके से फरार हो गया। और दिल्ली के सरकारी स्कूल और एमसीडी स्कूलों पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंदे हुए है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को भी अभी तक, आज 27 तारीख हो गई है, कुछ नहीं मिला है। सिमिलरली ऐसे ही 10 लाख बच्चे जो है दिल्ली सरकार के अंदर हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं। उनको नोटबुक वगैरह तो मिली है अभी, वो भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन किसी बच्चे को 10 लाख में से किताब अभी भी नहीं मिली है। तो आप देखो 10 लाख दिल्ली गवर्नमेंट में और 8 लाख, इसमें 18 लाख बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो कल निर्णय दिया है, ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाया है। उनको अपना हित साधना है, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। ये शब्द माननीय उच्च न्यायालय ने कहे हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की चर्चा करते समय उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जिनको बैग नहीं मिल रहे, किताबें नहीं मिल रही, वर्दी नहीं मिल रही, उस स्थिति को ना देखते हुए आपको कुर्सी का इतना मोह है कि आप जेल के अंदर बैठकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है और उन्हें जमानत दे दी गई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते आप विधायक ने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती कराया। अमानतुल्लाह पर अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर देने का भी आरोप है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 15,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 9 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी ने फिर से आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। ये तो सबको पता है कि किस तरह से केवल राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है केंद्र सरकार फंसाना चाहती है। किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे आरोप लगा गिरफ्तार करो। तो ये तो सारा सिलसिला जो चल रहा है, ये घटना भी उसी को बयां कर रही है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से है। रामबन में करीब 1 किलोमीटर के इलाके में जमीन धंसने लगी। सड़कों, घरों में दरारें पड़ गई हैं और कई घर ढह गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में धंस रही है जमीन, सड़कों में पड़ी दरार, कई घर ढहे, दरक गई घरों की दीवार। जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग रहे हैं लोग। रामबन के करीब 1 किलोमीटर के इलाके में 30 से ज्यादा घरों के कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। जमीन धंसने से बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो जा रहे हैं। सड़कें टूट जाने से आवाजाही भी ठप हो गई। कुछ लोगों का तो सामान निकाल लिया गया, पर 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ से कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि वो बिल्कुल ही गिर गए थे मकान। तो जिसकी वजह से नीचे जाने से हमारी फसलों का काफी नुकसान हुआ है। ये गेहूं वगैरह उगी है लोगों के खेतों में, ये सारी खराब हो गई। रामबन में दहशत की तस्वीर भी उसी तरह है जैसे लोगों ने उत्तराखंड के जोशीमठ में देखी थी। मुश्किल के इस हालात से निपटने के लिए प्रशासन लोगों की मदद में जुटा है। आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। हमारी प्रायोरिटी यह है कि जिन लोगों के मकान डैमेज हो गए हैं
तो हमने मतलब उनको एवैक्यूएट कराया है, खाली कराया है और उन लोगों को सेफर प्लेसेस पर जैसे पंचायत घर है, कोई स्कूल है, वहाँ पे उनको रखा गया है। और उत्तराखंड से खबर है, जहां नैनीताल के जंगलों में लगी आग विकराल हो चुकी है। हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंची आग बुझाने के लिए सेना को बुलाया गया है। रुद्रप्रयाग में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जंगल में आग लगने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल का लड़िया कांटा क्षेत्र आग की चपेट में है। जंगल का एक बड़ा हिस्सा धू-धू कर जल रहा है। ITI भवन भी आग की चपेट में आ गया है। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैल रही है और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग के कारण नैनीताल से भवाली तक जाने वाली सड़क पर धुआं छाया हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नैनी लेक में बोटिंग फिलहाल बंद कर दी गई है। दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। आग बुझाने के लिए सेना को बुलाया गया है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया है। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। पुलिस ने रुद्रप्रयाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने जंगल में आग लगाई थी। और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अचानक बर्फ गिरने से तापमान गिर गया है और लोगों की परेशानियां बढ़ गई। दूर दूर तक फैली सफेद चादर, पेड़, पहाड़, सड़क बर्फ से ढक गए। ठंड बढ़ने से सुनसान हुई गलियां। मैदान में भले ही पारा 40 डिग्री पहुंच गया हो, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान गिर गया है। अप्रैल खत्म होने को है, लेकिन लाहौल स्पीति में बर्फ गिरने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के केलोंग, किन्नौर और चंबा के पांगी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। घरों की छतें बर्फ से ढक गई हैं। ठंड के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर है और गलियां सुनसान हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कई जगह से बिजली सप्लाई बाधित होने और सड़क बंद होने की शिकायतें भी आई हैं। मौसम विभाग ने बर्फबारी का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 4 दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना भी जताई है। 27 और 29 अप्रैल के लिए भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 1 मई के बाद ही लोगों को बर्फ और ठंड से राहत मिलेगी, जब मौसम साफ होगा। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक वोल्वो बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 36 यात्री सवार थे। चलती बस बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि बस का पुर्जा पुर्जा दहक रहा था। जहां से देखिए, जिधर से देखिए, केवल आग ही आग। सड़क पर बस में आग लगी है या आग में ही बस घुस गई, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीच सड़क पर आग का ऐसा तांडव जिसने भी देखा सहम गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जैसे ही बस बड़गांव को पार किया, बस का टायर फट गया। टायर फटते ही बस अनियंत्रित हो गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने बस को नियंत्रण कर लिया और बस पलटने से बच गई, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग भीषण हो गई। बस खचाखच भरी हुई थी। बस में 36 लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सभी 36 यात्रियों को सही सलामत बस से बाहर निकाल लिया गया है। बस में भीषण आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती, तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। इसकी वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया था।